सीधे जुड़ते हैं विजय सरदाना साहब से। विजय जी, बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार ओंकार जी। विजय जी, सबसे पहले तो दर्शक ये जानना चाहेंगे कि ये जो घाघपना है या ये मूर्खता है, और जो कुछ इन्होंने घाघपना दिखाया था या मूर्खता दिखाई थी, नौ समन की अनदेखी करके और बड़बोलेपन में विधानसभा का सत्र बुला करके वहाँ भी खड़े होकर के पता नहीं क्या क्या उल्टी सीधी बातें कही हैं, इससे हासिल क्या हुआ इनको? ओंकार जी, सबसे पहले आपको और सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। बहुत स्वागत। सर, एक कहावत है ना कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। वो 10 साल पहले एक माहौल बना, उसका फायदा इन्होंने उठाया, राजनीतिक पार्टी बनाई, दिल्ली में सत्ता में आए, टैक्स पेयर के पैसे पे ऐश करने की आदत पड़ गई। अब इनको लगता है कि वही भेड़िया आया करके हम दिखाते रहेंगे और अपने मजे करते रहेंगे। ये भूल जाते हैं कि देश की जनता अगर बोलती नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो समझती भी नहीं है। हर आदमी बोलता नहीं है, लेकिन 99% लोग हर चीज समझते हैं। और जब बोलने का वक्त आता है या जब डिसीजन लेना होता है, जनता सही डिसीजन लेती है। यही ताकत है हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की। अगर हम ये मान लें कि आज 1947 से जब से देश आजाद हुआ है, हर तरह के झांसे इस देश की जनता को दिए गए और लोग इस बात को मानने को तैयार नहीं थे आजादी के समय में भी कि इतना बड़ा देश, इतनी विविधता वाला देश क्या एक रह पाएगा। ये बेसिक सवाल उठाते थे लोग कि ये देश टूट जाएगा, बिखर जाएगा, लोग कैसे मिलके रहेंगे। लोगों ने शायद हिंदुस्तान की सांस्कृतिक विरासत को समझा नहीं, और यही गलती जो यहां आक्रांत आए उन्होंने करी, यही गलती अंग्रेजों ने करी, और यही गलती आजादी के बाद बहुत सारे नेताओं को लगा कि वो जनता से ज्यादा कॉम्पिटेंट हैं, और उसी गलती का शिकार होके आज वो अपने राजनीतिक अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे हैं। तो ये बात बहुत सिंपल है सर, और जनता सब समझती है। इसीलिए आपने देखा होगा कि राज्यों में सरकारें बदली, केंद्र में सरकारें बदली, और जब सरकारें बदली तो पूरे देश में कहीं दंगा नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को पता था कि जनता ने सही डिसीजन लिया है। और घूम फिर के सभी पॉलिटिकल पार्टीज को जनता के वर्डिक्ट को मानना पड़ा आज तक। और यही गलतफहमी केजरीवाल को थी कि मैं जो कहूंगा जनता वो करेगी। वो ये भूल गए कि हिंदुस्तान में डिक्टेटरशिप नहीं चल सकती, हमारी सांस्कृतिक विरासत वो नहीं है। आप अच्छा काम करोगे, जनता आपको सिर माथे पे रखेगी, और अगर आपने सही काम नहीं किया तो आपको आपकी जगह पहुंचाना जनता को आता है। वो आज केजरीवाल साहब को उनकी जगह मिल गई। तो अब आप शोर मचाते रहिए, तमाशा करते रहिए, जिसको जो करना है वो करते रहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जनता में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जनता ने अपना वर्डिक्ट दे दिया, जनता अपने काम पे लग गई। अब जब जरूरत होगी जनता को जवाब देने की, जनता दे देगी, चाहे वो विधानसभा है, राज्यसभा है, लोकसभा है, जहां जैसा जवाब देना है जनता अपने टाइम पे हर चीज का जवाब दे देती। तो मुझे लगता है केजरीवाल साहब गलतफहमी में थे और अब उनको समझ आ जाना चाहिए। क्या अभी भी गलतफहमी दूर नहीं हुई है विजय जी? जो मैंने बात कही थी शुरू में कि एक बहानेबाजी की जा रही है, एक पाखंड रचा जा रहा है। अब जिस तरह का टाइप्ड पेपर दिखाया जा रहा है इनके पाखंडी मंत्रियों की तरफ से प्रेस कॉन्फ्रेंस में, ये तो कोई भी टाइप कर लेगा, कहीं भी टाइप कर लेगा। इस तरह की लैंग्वेज जो है, और ईडी ने जो है संकेत भी दे दिए कि जो कुछ ये ड्रामेबाजी की जा रही है कि साहब जेल से, इनकी पत्नी भी यही कह रही थी सरदार भगत सिंह और अंबेडकर की
तस्वीरों के नीचे बैठ कर के, जहाँ ये बैठते थे कि जेल से केजरीवाल जी ने, आपके भाई ने, आपके बेटे ने ये संदेश भेजा है। जेल तो अभी गए नहीं है, तो बार बार ये जेल का नाम क्यों ले रहे हैं? उनको कैद कर लिया मोदी सरकार ने, इस तरह की लैंग्वेज का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं? क्या पब्लिक को बेवकूफ़ समझते हैं, मूर्ख समझते हैं, या खुद को ज़्यादा चालाक समझते हैं? दूसरे, अगर इतने ही लोकप्रिय थे या हैं तो लोग सड़कों पर क्यों नहीं उतरे विजय जी? देखिए सर, लोगों को कोई गलतफहमी नहीं। हिंदुस्तान की जनता बहुत लॉजिकल है सर, आम आदमी बहुत लॉजिकल है। ये सिर्फ राजनीति की मैं बात नहीं कर रहा हूं, आप बिजनेस कम्युनिटी से पूछ लीजिए, आप कार कंपनियों से पूछ लीजिए, आप मोबाइल कंपनियों से पूछ लीजिए, आप जो भी प्रोडक्ट है, अगर देखिए जनता मूर्ख होती ना सर, हिंदुस्तान में कोई प्रोडक्ट फेल नहीं होता। मैं आपको बहुत एज ए मार्केटिंग पर्सन आपसे बात करूं, जैसे पूरी जिंदगी कमर्शियल वर्ल्ड में निकाला है, अगर जनता मूर्ख होती तो दुनिया में कोई प्रोडक्ट फेल नहीं होता। लोग एडवर्टाइजमेंट देख के मूर्खों जैसे हर प्रोडक्ट खरीदने लग जाते, ऐसा होता नहीं। बड़ी बड़ी कंपनियों के अच्छे अच्छे प्रोडक्ट फेल हुए, और उसका कारण बहुत सिंपल है। वो इसलिए फेल हुए, जनता का वर्डिक्ट ये था कि आपने प्रोडक्ट अच्छा बनाया लेकिन वर्थ नहीं है जो कीमत आप मांग रहे हो, तो वो प्रोडक्ट फेल हुआ। कंपनियों ने आउटडेटेड विदेशी मॉडल आके इंडिया में बेचने का प्रयास ये किया कि ये इंपोर्टेड है, तो लोगों ने कहा इंपोर्टेड है लेकिन 40 साल पुराना है, हम यहाँ कबाड़ खरीदने नहीं बैठे हैं, वो प्रोडक्ट फेल हो गया। तो हिंदुस्तान की जनता को आप ये मत समझिए कि हमें समझ नहीं है। आप कुछ भी उल्टी सीधी प्राइसिंग करते हैं, बाजार में फेल हो जाते हैं, आपकी क्वालिटी सही नहीं होती, फेल हो जाते हैं। थोड़े समय के लिए वो कंपनियां चल जाती हैं जो मिलावट करके कस्टमर को धोखा देने का प्रयास करती हैं, और अनफॉर्चुनेटली हमारे यहाँ इंस्पेक्टर राज का जो करप्शन है वो ऐसे भ्रष्टाचारियों का समर्थन कर देता है, इसलिए वो थोड़े समय तक वो कंपनियां सर्वाइव कर जाती हैं। यही बात राजनीति में, आपने अपना ब्रांड बनाया केजरीवाल, जनता ने आपका साथ दिया, किस उम्मीद पे? मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, लंबी चौड़ी आपने बातें समझा दी। लोगों ने देखा यार ये आदमी कहता कुछ है करता कुछ है, ये ईमानदारी का चोगा पहन के आया था, ये तो अंदर से तो कुछ और मिल रहा है। अब भेड़ की खाल में अगर भेड़िया आएगा तो जनता शुरू में तो धोखा खा लेगी ना, लेकिन जब हकीकत सामने आएगी तो फिर किसको मूर्ख बनाओगे सर आप? उसके बाद दोबारा नहीं बनता आदमी। इसीलिए बिजनेस में भी यही कहा जाता है, मार्केटिंग में भी यही कहा जाता है कि आप जनता के साथ खिलवाड़ मत करिए। आप ईमानदारी से जो प्रोडक्ट बना रहे हैं वही कह के बेचिए। ओवर क्लेम करोगे, उल्टी सीधी कहानी जनता को एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से सुनाओगे, जनता एक बार तो खरीद लेगी, दोबारा खरीदने नहीं जाएगी, क्योंकि यार ये तो धोखाधड़ी है। इतना बड़ा प्रोडक्ट, इतना अच्छा प्रोडक्ट हमें बताया लेकिन निकला तो कबाड़। ऐसी बहुत सारी कंपनियां आई और ताला लगा के बर्बाद होके घर चली गई, बैंकरप्ट हो गए कंपनियां, क्योंकि उन्होंने ये समझा कि वो कंज्यूमर से ज्यादा इंटेलिजेंट है। ऐसा होता नहीं है, क्योंकि एक्चुअल एक्सपीरियंस तो कंज्यूमर का होता है। वो एक बार धोखा खा सकता है, दोबारा नहीं। यही केजरीवाल के साथ हुआ है कि आपकी कहानी एक बार सुन ली कि आप ईमानदार हैं, ये है वो है, लेकिन जब आपका कच्चा चिट्ठा खुला और आप बात करना नहीं चाह रहे, आप डाइवर्ट करना चाह रहे हो कि मैं ही सबसे बड़ा ईमानदार हूं, और हरकतें कुछ और हैं, हाथी के दांत दिखाने के और खाने के और, ये नहीं चलता है सर। क्यों गलतफहमी में है लोग, क्यों नेता गलतफहमी में है? और जिसने ये प्रयास किया है आज वो सब जनता के दिमाग से बाहर हो चुके हैं, वो सब अपने एग्जिस्टेंस की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो क्योंकि भारत में मीडिया है, वो हर, जिसको कहते हैं कि, जिसे कहा जाता है ना कि साहब मरने के बाद भी किसी ना किसी पत्थर पे नाम लिखा रहता है, वही हाल है हिंदुस्तान की राजनीति का। जिनका पब्लिक आधार नहीं है, जिनका कुछ नहीं है, मीडिया को टाइम पास करने के लिए, स्पेस भरने के लिए कुछ गिरे पड़े नेताओं के इंटरव्यू छापने पड़ते हैं, तो वो ले लेके छापते रहते हैं, इसलिए वो जिंदा है, उनका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है। तो ये सब चलता है सर, स्टोरी टेलिंग चलती है, लेकिन
जनता को आप अंडर एस्टिमेट करेंगे तो पिटेंगे, और वही केजरीवाल ने गलती करी और उसकी कीमत उसको उठानी पड़ी। मैं दर्शकों को 3 चित्र दिखाना चाहता हूँ। वैसे तो उन्होंने देख भी लिए होंगे मीडिया में, लेकिन इन 3 चित्रों में अरविंद केजरीवाल के चेहरे के जरा भाव पढ़ने की कोशिश करिए। जो केजरीवाल विधानसभा में, चूँकि एक इम्यूनिटी मिली हुई है, वहाँ कुछ भी बक सकते हैं, आप किसी को कायर भी कह सकते हैं, प्रधानमंत्री को भी कोस सकते हैं। अगर आपके भीतर नैतिकता है और आपके भीतर संस्कार हैं तो आप प्रधानमंत्री को अवे भी नहीं कहेंगे। लेकिन इन्होंने, इनके कुछ नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा है प्रधानमंत्री के बारे में। विधानसभा के भीतर भी चौथी पास राजा की कहानियाँ कई बार सुनाई और उनको अपमानित करने की कोशिश की। लेकिन देश की जनता जानती है कि वो प्रधानमंत्री किस मिट्टी का और किस पत्थर का बना हुआ है और कैसा तपा हुआ है। तो उनका अपमान तो नहीं हुआ, इनके साथ जो कुछ हुआ है वो पूरा देश और दुनिया देख रही है। 3 फोटो देखिए अरेस्टिंग के बाद के। एक फ़ोटो ये जब ये कार में ले जाए जा रहे थे। चेहरे पर, शक्ल पर 12 बजे हुए हैं। चिंता की लकीरें हर जगह दिखाई दे रही हैं। दूसरी तस्वीर ये है बेबसी, लाचारी। जो कुछ बकवासबाजी की गई थी उसका अंजाम क्या भुगतना पड़ रहा है ये सोचते हुए शायद। और तीसरा ये, जिस तरह की तस्वीरें राउज एवेन्यू कोर्ट से सत्येंद्र जैन की भी आती थी पेशी के समय, उसके बाद मनीष सिसोदिया की आती थी, फिर संजय सिंह की, दूसरे लोगों की, ठीक उसी अंदाज में, उसी गलियारे में, उसी घेरे में अरविंद केजरीवाल भी गुजर रहे हैं। इस अधोगति को जो प्राप्त हुए हैं अरविंद केजरीवाल, इसके लिए कोई और जिम्मेदार तो नहीं है। कौन सी ऐसी बड़ी गलतियां इन्होंने की हैं विजय जी, थोड़ा सा उस पर रोशनी डालिए। ये चाहते तो वाकई एक अपॉर्चुनिटी थी इनके लिए कि ये दिल्ली में कुछ करके दिखाते, लेकिन गलत ट्रैक पकड़ लिया और जिस भ्रष्टाचार के गर्भ से निकले थे उसी भ्रष्टाचार के रास्ते पे आगे बढ़ गए। ऐसा क्या हो गया? सर, मुझे नहीं लगता कि भारत की आजादी के बाद किसी भी नेता को इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली होगी अपने आप को प्रूव करने के लिए। मतलब बंदर के हाथ में उस्तरा दे दिया वाली बात हो गई। केजरीवाल को इतना जबरदस्त मौका मिला था, ये अपना नाम इतिहास में रख सकते थे, और अगर ये थोड़ा दिमाग का काम करते तो ये मोदी से आगे अपने आप को स्टेब्लिश करने की क्षमता रख सकते थे, क्योंकि इनको पता है कि मोदी साहब इनसे 20 साल करीब सीनियर है, और जब मोदी साहब का कार्यकाल खत्म होगा तो देश को एक अच्छा नेता चाहिए होगा, और शायद ये वो जगह भर सकते थे। कोई जरूरी नहीं है कि देश की जनता बीजेपी को ही चुने, उनको एक अच्छा ईमानदार नेता चाहिए था। लेकिन केजरीवाल के बारे में मैं एक बात बोलता हूं, दिस मैन इज हाईली इनकॉम्पिटेंट। लोग चाहे कुछ भी बोले, आईआईटी, मैं भी IIM अहमदाबाद से हूं। ऐसा नहीं है कि जितने लोग वहां एडमिशन लेते हैं वो सब कॉम्पिटेंट होते। अगर ऐसा होता तो देश कहीं और होता। इसी तरह से IIT में हर बच्चा एडमिशन लेने वाला जीनियस नहीं है। हमें इस गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए कि जो IIM और IIT में चले जाते हैं वो दुनिया के सबसे जीनियस हैं। उनसे कई गुना जीनियस बाहर हैं जो IIT और IIM नहीं ज्वाइन करना चाहते। उनकी लाइफ की प्रायोरिटीज अलग हैं। तो सिर्फ एक एंट्रेंस एग्जाम दे के अगर कोई ये समझने लग जाए कि भाई वो जीनियस हो गया है, ये उसी की गलतफहमी हो सकती है, समाज को कोई गलतफहमी ना, हमें जो थोड़ा दिमाग अपना जमीन पे रखते हैं। केजरीवाल की प्रॉब्लम क्या हो गई सर? एक तो ये हाईली इनकॉम्पिटेंट आदमी है,
दूसरा हाईली इनसिक्योर, इसको अपने आसपास हर जो कॉम्पिटेंट आदमी है उससे डर लगता है। हर इंसान से ये आदमी डरता है जिसका, जहां इसको लगता है कि सामने वाला काबिल है, ये उसको अपने रास्ते से हटा देता है। और आप इसका ट्रैक रिकॉर्ड देख लीजिए पिछले 10 साल का। इसने अपने आसपास जितने लोग रखे हुए हैं वो सब इससे कम समझदार और कम कॉम्पिटेंट है, तभी तो ये इसको बॉस मानते हैं। बात सीधी सी है, अंधों में काना राजा, ये वो वाली बात है। इसके अलावा ये आदमी हाईली एम्बिशियस है। मतलब आप हाईली एम्बिशियस और हाईली इनकॉम्पिटेंट कॉम्बिनेशन को अगर आप सामने रखोगे, और हाईली, जिसको मैं ये कह सकता हूं कि इनसिक्योर, अगर ये परिस्थितियां किसी की मानसिकता में घुस जाती हैं तो वो वही बिहेवियर करता है जो केजरीवाल ने किया। फॉर्चुनेटली केजरीवाल की किस्मत इसलिए अच्छी थी कि उसको दिल्ली की सत्ता मिल गई, क्योंकि दिल्ली में इनको कुछ करना नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर केंद्र सरकार देख रही है, डेवलपमेंट का काम केंद्र सरकार देख रही है, दिल्ली की मेंटेनेंस मजबूरी में केंद्र सरकार को देखना पड़ता है, क्योंकि यहां रोज वीवीआईपी आते हैं। तो केजरीवाल सफाई कराए या ना कराए, दिल्ली सरकार को तो देखो दिल्ली में भी क्या है सर, कैंटोनमेंट एरिया इनके पास नहीं, एनडीएमसी इनके पास नहीं है, इनके पास अब दिल्ली से है जो वर्चुअली पैरेलल टू एमसीडी है, और पहले एमसीडी बीजेपी के पास थी। तो कुल मिला के केजरीवाल को एमसीडी को मैनेज करना है, और एमसीडी का काम है झाड़ू लगवाना, सड़क साफ करवाना, स्कूलों में टाइम पे टीचर पहुंच जाए, सफाई पुताई हो जाए, हॉस्पिटलों में सफाई पुताई हो जाए, और वहां पे डॉक्टर और दवाई टाइम पे पहुंच जाए। बस ये इंतजाम है एमसीडी का। इसके अलावा इन्होंने कुछ नहीं किया। यमुना में आज तक दिल्ली में पानी के नाम पे, अब चलिए मैं आपको एक और आंकड़ा दे देता हूं, हेल्थ के नाम पे आज तक पता है दिल्ली सरकार ने कितना पैसा खर्चा होगा? 1,30,000 करोड़ रुपए। 1,30,000 करोड़ रुपए पिछले 9 साल में केजरीवाल ने खर्चा दिल्ली में, सिर्फ हेल्थ के नाम पे। और हॉस्पिटलों की हालत देख लीजिए। हाई कोर्ट ने यह कहा है कि आपके कैजुअलिटी वार्ड में बेसिक फैसिलिटी नहीं है, सरकार कर क्या रही है? और आपको ध्यान होगा कि अभी इसके मंत्री को, अपना क्या नाम है जिसने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है, सौरभ भारद्वाज, सौरभ भारद्वाज को बुला के हाईकोर्ट ने झाड़ा है कि आप काम करना शुरू करिए, नहीं जेल भेज दिए जाओगे, क्योंकि आप कोर्ट के ऑर्डर की अवमानना कर रहे हैं। कोर्ट ने कहा है कि आप जाके सारे कैजुअलिटी अपग्रेड करिए, लोगों के लिए बेसिक फैसिलिटी नहीं है, और ये भाई साहब मस्ती में लगे हुए। तो कोर्ट ने झाड़ा है कि आप जेल चले जाएंगे अगर आपने काम नहीं किया, क्योंकि दैट विल बी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कहने का मतलब क्या है कि इन्होंने पैसा लुटाया है, काम नहीं किया। इनके दो ही मंत्र है दिल्ली के अंदर, एक तो एंटी बीजेपी वोट, मुस्लिम कम्युनिटी बीजेपी को वोट नहीं देगी, ये सबको पता। जो देंगे वो मॉडरेट मुस्लिम होंगे, जो थोड़ा प्रोग्रेसिव होंगे वो जरूर अपने दायरे से बाहर निकल के एक एक्सपेरिमेंट करने का प्रयास करेंगे कि चलो हम एक ऐसी विचारधारा को देते हैं जिससे हमसे सहमत नहीं है लेकिन शायद वो काम करते। तो वहां विचारधारा की लड़ाई, तो वो तो बीजेपी को वोट देंगे नहीं। और दूसरे वो झुग्गी झोपड़ी वाले जिनको फ्री बिजली फ्री पानी चाहिए, जो केजरीवाल का वोट बैंक है। डेवलपमेंट के नाम पे केजरीवाल को आज तक किसने वोट दिया, मुझे बता दीजिए, किसने दिया? तो समस्या ये है केजरीवाल की। तो इसीलिए अब ये अपने आप को कुछ भी बोले, आज दिल्ली की जनता सड़क पे तो आई नहीं। दूसरा, ये जब अदालत में गए, देखिए एक क्या होता है, अगर आप किसी को दिल से रेस्पेक्ट करते हो ना, वो अगर बुरे हाल में भी होता है तो श्रद्धा से आपके हाथ जुड़ जाते हैं। जब ये अदालत में आ जा रहे थे, वहां आम आदमी खड़ा था, पुलिस वाले खड़े थे, सब लोग खड़े थे। किसी ने केजरीवाल की तरफ देख के श्रद्धा से सिर झुकाया या हाथ जोड़े? एक आदमी बता दो। लोग इसको एज ए क्रिमिनल देख रहे थे गैलरी में, वो ये नहीं देख रहे थे कि ये विक्टिम है या इसके प्रति श्रद्धा है। नहीं तो सर, आप अनजान आदमी भी अगर सड़क से निकलता, अगर आपको श्रद्धा देते हो
तो रेस्पेक्ट में आपके हाथ जुड़ जाते हैं या आप उसको विश तो कर देते हो ना सर, गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग करने का प्रयास तो करते हो। इनको वो भी किसी ने नहीं किया। आप देखिए जो फोटो आपने दिखाई, जो पुलिस वाला किस तरह से इनको देख रहा है, जो बाजू में खड़ा है रास्ता वहां क्लियर करने के लिए, बिल्कुल वो इसको ऐसे अपराधी ही देख रहा है। तो सही बॉडी कहा। लैंग्वेज बहुत कुछ एक्सप्रेस करती है। आप देखिए ये कैसे देख रहे हैं पुलिस वाले साहब, ये देख रहे हैं अच्छा यही चोर था जिसको पकड़ना था। मतलब ये सब चीजें लोगों के ज़हन में जा रही हैं, किसी को कंसर्न नहीं है कि ये चीफ मिनिस्टर। तो बहुत कुछ समाज बोलता है सर, और ये जनता को अभी तक भुलावे में रखे हुए हैं, कहानियां सुना रहे हैं। और जब चिट्ठियों की बात आपने करी, मैं चिट्ठी के बारे में आपको बता देता हूं। ये चिट्ठी फर्जी है, दो कारण। पहली बात, इस चिट्ठी पे डेट नहीं है। दूसरा, इस चिट्ठी पे सिग्नेचर नहीं है। तीसरी बात, ये चिट्ठी हिंदी में टाइप हुई है। ना केजरीवाल को हिंदी लिखनी आती है, ना अतीशी को हिंदी की टाइपिंग आती है। इसका मतलब ये चिट्ठी किसी फाइल में से निकाल के पढ़ी गई है। इस तरह की आने वाले दिनों में आपको और कई फ्रॉड चिट्ठियां दिखेंगी, या ये उस कागज को पढ़ के वापस दिखा देंगे, फिर दिखाएंगे भी नहीं कि इनको पता है कि पोल खुल जाएगी। और चिट्ठी में जो फॉन्ट है आप उससे भी पता लगा सकते हैं कि ये भी किसी क्लर्क का काम है। तो ये इनको लगता है कि साहब इन्होंने बहुत बड़ा तीर मार लिया, केजरीवाल ने चिट्ठी लिखी। भैया केजरीवाल की औकात नहीं है चिट्ठी लिखने की वहां बैठ के, पहली बात। दूसरा, वो आदमी जो कागजों पे साइन नहीं करता, वो चिट्ठी के लिए टाइम निकालेगा? अतीशी को क्या लगता है कि वो चिट्ठी टाइप कर सकती है? मैं दोबारा गारंटी देता हूं, यही चिट्ठी मैं अतीशी के सामने रखता हूं और अतीशी को कहता हूं मैडम आप टाइप करिए, और वहां बैठ जाइए। आप देख के 2 घंटे में भी अगर ये टाइप हो जाए, इट विल बी अचीवमेंट। और अतीशी 2 घंटे देगी ये 2 पैराग्राफ की चिट्ठी लिखने में, 10-12 लाइन में। और हिंदी में है, इंग्लिश में होती तो मैं मान भी लेता, चलो 10-1 मिनट में टाइप हो जाती। हिंदी में चिट्ठी लिखना, तो सब चीजें सामने आ जाती हैं। इनको लगता है ये इंटेलिजेंट है, शायद ये भूल गए कि ये अपने मूर्खता का परिचय दे रहे हैं और जनता सब देख रही है। ये जो बार बार कह रहे थे कि साहब जेल से सरकार चलाएंगे, हर बार यही दावा, और अब जेल खैर पहुंचे भी नहीं और सरकार वहीं से चला रहे हैं। इसको प्रतिष्ठापित करने के लिए ये चिट्ठी का नाटक रचा है, और बहुत हास्यास्पद, क्योंकि इससे तो पब्लिक में कई मैसेज जा रहे हैं कि मंत्रियों को चिट्ठी लिखनी पड़ रही है अरविंद केजरीवाल को। मंत्री नकारा हैं क्या? उनको पता नहीं है क्या दिल्ली में पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है? और विजय जी, अगर आपकी 9 साल सरकार चलने के बाद भी दिल्ली की पानी तक की समस्या ख़त्म नहीं हो रही है, उसकी समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, तो आपसे नाकारा मुख्यमंत्री और कौन होगा? सर देखिए, चिट्ठी में मैसेज क्या है? दिल्ली की कई कॉलोनियों में पानी नहीं आ रहा है, पानी की क्वालिटी बहुत खराब है, वहां पे टैंकर की सुविधाएं की जाए। सर पानी नहीं आने के 2 कारण हैं, या तो पाइप टूट गई या पीछे से सप्लाई नहीं। तीसरा तो कोई कारण हो नहीं सकता। केजरीवाल के जेल जाते ही पाइपें टूटने लग गई क्या? या नदियां सूख गई जहां से पानी आ रहा था? क्या कहना क्या चाह रहे हैं ये? पहली बात। दूसरा, पानी की क्वालिटी खराब है, मतलब जैसे ही केजरीवाल साहब गए इनके सारे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट काम करना बंद कर दिए। उससे पहले तो काम हो ही नहीं रहा था। कहने का मतलब क्या है सर, कि इसका मतलब यह है कि इनके मंत्रियों को पता ही नहीं कि इनके डिपार्टमेंट में क्या हो रहा है। ना इनके डिपार्टमेंट जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है, मंत्रियों की ना तो निगाह वहां पे है, ना इन्होंने कभी विजिट किया, ना उनकी लॉगबुक चेक करी, ना मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट दिया। और अगर मेंटेनेंस का कॉन्ट्रैक्ट आपने दिया हुआ है तो प्लांट कैसे बंद हो गया? वो ठेकेदार मारा जाएगा बेचारा, उसको तनख्वाह नहीं मिलेगी। आप नाम बता दो ना। मेरा तो इतना कहना है कि यार ये तो बता दो कि आपको कौन से दुकान में या कहां पे कौन से मोहल्ले में टैंकर का पानी भिजवाना है। आप जगह का नाम क्यों नहीं बताते हैं? केजरीवाल के लिए बहुत अच्छी बात होती है अगर वो ये कहते हैं कि साहब
XYZ कॉलोनी के अंदर मेरे पास खबर आई है कि वहां पानी नहीं पहुंचा है और कल टैंकर पहुंच जाने चाहिए, तब तो मैं मानता कि केजरीवाल के पास वास्तव में खबर थी। जेल में बैठ के आप अंतर्यामी होके बोल रहे हो कि मुझे पता लगा है कि राज्य में कई जगह पानी नहीं है। अरे यार, ये हवाबाजी बंद करो ना यार। इसी तरह से सौरभ भाई साहब भी बोल रहे हैं, मुझे पता लगा है अस्पताल में दवाइयां नहीं है। तो भाई कहां गया तुम्हारा स्टॉक? खा गए करप्शन में? दवाइयां चोरी हो गई केजरीवाल आते ही? किसने चोरी करी? पहले उस पर FIR करो, क्योंकि रोज 5-5 कैप्सूल तो आप खरीद के लाते नहीं होगे। जब भी कंपनी को टेंडर जाता होगा तो जाता होगा 5 लाख कैप्सूल, 50 लाख कैप्सूल के हिसाब से। और ऐसा भी नहीं है कि वो रो एक खत्म हो जाएगा तो दूसरे दिन दूसरा डब्बा भेजेंगे। वो तो ट्रक भर के माल आएगा। और जब आप ट्रक भर के माल मंगाते हैं, उसका एक इन्वेंट्री मैनेजमेंट होता है कि आपके पास मिनिमम हमेशा 20 डब्बे या 50 डब्बे या 100 डब्बे स्टॉक में रहने चाहिए। जैसे ही आपका लेवल उससे नीचे जाता है, आप रीऑर्डरिंग कर देते हैं, तो आपके पास कम से कम 2 हफ्ते की इन्वेंट्री रहती है। क्योंकि एक हफ्ता मान लीजिए कहीं दंगा प्रदर्शन हो गया, किसान आंदोलन जैसे कोई सड़क घेर के बैठ गया, कहीं कोई त्योहार आ गए, 3-4 दिन की लगातार छुट्टियां हो गई, आपको वहां से मैन्युफैक्चरर सप्लाई नहीं दे पा रहा है, इसीलिए मिनिमम 15 से 21 दिन, 2 से 3 हफ्ते की इन्वेंट्री हर सेंसिबल ऑर्गेनाइजेशन रखती है। और यहां आप जेल गए और दवाइयां खत्म हो गई, तो कर क्या रहे थे आज तक आपका एडमिनिस्ट्रेशन? अब इनको बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन भी नहीं आता है। ये तो खुद अपने आप को एक्सपोज कर गए कि इन्होंने 9 साल में कुछ नहीं किया। इनका बेसिक इन्वेंट्री प्लान भी काम नहीं कर रहा है, जो फंडामेंटल है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। तो ये तो केजरीवाल ने बता दिया कि इन्होंने 9 साल कुछ किया नहीं, और अपने ही खोदे हुए खड्डे में मिट्टी डाल के कह रहे हैं देखो मैंने खड्डा भर दिया। अरे खोदा किसने था? ये समस्या हो गई। और विजय जी, अगर हम अगले स्टेप की तरफ जाएं, तो ये जो दावे किए जा रहे हैं कि जेल में ही मुख्यमंत्री बना रहूँगा, वहीं से सरकार चलाऊँगा, एक तो इसकी प्रैक्टिकलिटीज़, व्यवहार्यता, इसके तकनीकी और कानूनी पक्ष, उन पर ज़रा रोशनी डालिए। और नंबर 2, अगर ये इसी गलतफहमी में रहे, इसी तरह की हरकतें करते रहे, सिद्ध करने के लिए कि मैं जेल से सरकार चला रहा हूँ, तो कितनी जल्दी ये सरकार बर्खास्त होगी और विधानसभा भी स्थगित होगी? या केवल विधानसभा स्थगित होगी, सरकार को बर्खास्त नहीं किया जाएगा, या दोनों काम होंगे? कानूनी पहलू क्या हैं? सर, इस पर मैं डिटेल्ड कॉन्स्टिट्यूशन एनालिसिस कर रहा हूं। कल सुबह तक मेरी ये रिपोर्ट तैयार हो जाएगी विद एवरी फैक्टर, तो आप और जनता उसको देख पाएगी। अभी मैं उसका स्टडी कर रहा हूं। लेकिन जहां तक बात है, जो सवाल आपने उठाया है, सवाल ऐसा है कि सर सबसे पहली बात तो है कि हमें एक बेसिक चीज समझनी होगी कि देश में एक संविधान है। और लोग ये बोलते हैं कि साहब हम जेल से चला लेंगे। कहां लिखा हुआ है कि जेल से सरकार नहीं चल सकती? लोग अक्सर ये इस तरह के आर्ग्यूमेंट में देख रहा हूं टीवी पे या चैनल्स पे, लोग अजीब अजीब आर्ग्यूमेंट दे के जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। उसमें से कुछ भूतपूर्व न्यायाधीश भी हैं, कुछ लॉयर्स भी हैं, कुछ कमेंटेटर्स भी हैं, हर तरह के लोग कि नहीं इस पर कहीं प्रतिबंध नहीं है। सर, कॉन्स्टिट्यूशन में तो कहीं नहीं लिखा हुआ है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। पूरा संविधान उठा लीजिए, कहीं नहीं लिखा है कि आपको ईमानदार होना चाहिए। तो क्या मतलब बेईमानी हैज बिकम ए रूल ऑफ द लॉ, रूल ऑफ द कंट्री? क्या कहना क्या चाह रहे हैं? मतलब नैतिकता को हम अगर इस तरह से देखने लग गए कि संविधान में लिखा नहीं है इसलिए जायज है, तो संविधान में तो लिखा ही नहीं है कि देश के नागरिकों को ईमानदार होना चाहिए। कहां लिखा है? मेरे को एक आदमी दिखा दे कि ऑनेस्टी इज इंपॉर्टेंट। कहीं नहीं लिखा। उसमें तो सीधा लिखा होगा मॉरल वैल्यूज एंड एथिकल वैल्यूज। तो जब आप मॉरलिटी की बात कर रहे हो, एथिक्स की बात कर रहे हो, तो समाज डिसाइड करेगा ना कि क्या एक अपराधी जेल में बैठ के सरकार चला सकता है। ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी चीज, कानून में कहीं नहीं लिखा है कि यू शुड बी ट्रस्टवर्दी। कहीं नहीं लिखा है आपके संविधान के अंदर। तो धोखाधड़ी क्या मतलब रूल बन जाएगा देश का?
तो लोग किस तरह के आर्ग्यूमेंट दे रहे हैं, मुझे तो लॉजिक ही समझ में नहीं आ रहा इन लोगों का। मतलब कहीं ना कहीं वो इतने डेस्परेट हैं टू गिव ए डिफरेंस ऑफ ओपिनियन कि अगर किसी ने कैमरा खोल दिया उनके आगे और एक माइक लगा दिया कि बताइए क्या बोलना है, तो कुछ भी बोलेंगे। मतलब कॉमन सेंस भी नहीं इस्तेमाल करेंगे, लॉजिक भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, बेसिक सोशल नॉर्म्स भी इस्तेमाल नहीं करेंगे, जस्ट बिकॉज इंटेलेक्चुअल बनेंगे और जस्टिफिकेशन करेंगे विच इज इलॉजिकल। अब रही बात यह कि साहब इनसे कोई इस्तीफा लेगा या नहीं लेगा, ये अकेले नहीं, आपको समझना होगा सर कि चीफ मिनिस्टर का रोल क्या है हमारे समाज में। पहली बात तो चीफ मिनिस्टर कोई भगवान की देन नहीं है। अगर केजरीवाल साहब ये समझ रहे हो कि मैं चीफ मिनिस्टर हूं, तो यार इस देश में 30 और हैं, और जो 30 में तो अभी रूलिंग है, पता नहीं करीब 300 तो रिटायर्ड होंगे। इस देश में चीफ मिनिस्टर कहीं ना कहीं किसी ना किसी घर में बैठे होंगे। तो आप कहां से यूनिक हो गए यार? तो कहने का मतलब ये है सर, इस पूरे प्रोसेस के अंदर केजरीवाल साहब इस गलतफहमी में ना रहे कि वो यूनिक है। पहली बात, इस गलतफहमी में भी ना रहे कि संविधान अपराधियों को सम्मानित करेगा। मैं बड़े स्टेटमेंट दे रहा हूं, मैं स्पेसिफिक क्लॉज पे भी नहीं जा रहा हूं क्योंकि मेरा वर्क उस पर जारी है। कल सुबह दोपहर तक आपको वो मेरे वीडियो में मिल जाएंगी सेक्शन वाइज डिटेल्स। लेकिन संविधान किसी अपराधी को गौरवान्वित करे और उसको कुर्सी बैठा दे, मुझे नहीं लगता दुनिया का कोई भी संविधान इस बात को एक्सेप्ट करेगा। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि केजरीवाल को यह बात का डर है कि अगर मेरी कुर्सी चली गई, आज का मेरा एक वीडियो है, शायद आपने सब देखा होगा, अपने दर्शकों ने भी देखा होगा, कि वो 12 कारण जिसके कारण केजरीवाल कुर्सी छोड़ना नहीं चाहते, वो डिटेल एनालिसिस मैंने किया है उसका, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, लीगल, सारे इंप्लीकेशंस क्या क्या है। केजरीवाल की मजबूरी यह है कि अगर इन्होंने कुर्सी छोड़ी तो जितनी इन्होंने आज तक तिकड़मबाजी करके यहां तक पहुंचे थे, ये पूरा जो है ना, जिसको क्या बोलते हैं कि कागज का महल, ढह जाएगा और दोबारा ये नहीं उठ पाएंगे। ये इनको पता है। इनकी पार्टी में ही इनको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, क्योंकि कौन चाहेगा कि एक अपराधी के समर्थन में खड़े हों और फिर पूरी जिंदगी जवाब देते रहे मीडिया को और पत्रकारों को और समाज को कि आपने इस आदमी को दोबारा क्यों चुना जब ये पहले अपराधी था। और ये बात इनके अंदर लोगों को समझ में आ गई है। वो सब इंतजार कर रहे हैं जिस दिन इनको कोर्ट वास्तव में अपराधी घोषित करेगा। ये उस दिन का इंतजार कर रहे हैं सारे आम आदमी पार्टी के नेता। फिर वो आपस में लड़ेंगे कि कुर्सी किसकी, और फिर गुटबाजी होगी। जो बाकी पॉलिटिकल पार्टियों में गंदगी मची है, यहां भी मचेगी। ये कोई अलग नहीं है। अभी तक इन्होंने एक चोगा पहना हुआ था एंटी करप्शन का, वो चोगा हट गया। फिर एक चोगा इन्होंने पहना था कि साहब हम लोग परिवारवाद में विश्वास नहीं करते हैं, डायनेस्टिक पॉलिटिक्स में विश्वास नहीं करते हैं, वो चोगा भी ये पहनेंगे, देखिएगा। और फिर उसको लेके झगड़ा होगा आम आदमी पार्टी में कि हम ये सब करने थोड़ी आए थे। और आज और कल में जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई हैं, आपने देखा होगा, लोग एक्टिव हो गए हैं। अतिशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस अलग होती है, उसमें बाकी नेता नहीं होते। सौरभ भारद्वाज ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, उसमें और कोई नेता नहीं था। गोपाल राय ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, एक लंबा चौड़ा उन्होंने यस्टरडे अगर आप देखें हैं शायद एमसीडी के कॉन्फ्रेंस हॉल में जो उन्होंने किया होगा, वो लंबा चौड़ा तमाशा किया। अगर आप ध्यान से उस वीडियो को दोबारा देखें तो आपके दर्शकों को मैं कहूंगा जरा ध्यान से देखें। जब गोपाल राय भाषण दे रहे थे और बार बार जनता के सामने जोश से उनको उकसा रहे थे, तो जनता तालियां पीट रही थी। मंच पे बैठे हुए लोग भी ताली पीट रहे थे। उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जो ताली नहीं बजा रहे थे, वो उनके प्रतिद्वंदी हैं। आप उस वीडियो को दोबारा देखिएगा, उसमें अतिशी मार लेना और सौरभ भारद्वाज ये ताली नहीं बजा रहे थे, क्योंकि गोपाल राय उनके कॉम्पिटिटर खड़े हो गए।
तो ये खेल है सर। अभी तो ये जिसे कहते हैं अभी तो सर्कस शुरू हुई है। अभी तो इनका रिंग मास्टर जेल में गया। अभी तो जो बंदर अंदर कूद रहे थे, जिनको ये आदमी मैनेज कर रहा था कि किसको कहां कैसे कूदना है, अभी तो वो बंदर क्या कर रहे थे कि रिंग मास्टर के हिसाब से कूद रहे थे। अब रिंग मास्टर तो चला गया छुट्टी पे, उसको तो ईडी ले गई। अब ये बंदर कैसे कूदेंगे और एक दूसरे पे ना गिरे, ये गारंटी कौन लेगा? ये तमाशा देखने को बाकी। आपको क्या लगता है विधानसभा कब निलंबित की जाएगी? जिस दिन ये न्यायिक हिरासत में यानी तिहाड़ भेजे जाएंगे, या तिहाड़ में भी कुछ समय बिता लेंगे और जब कॉन्स्टिट्यूशनल क्राइसिस शुरू होगा दिल्ली में, तब विधानसभा को निलंबित करके एलजी को कमान सौंपेगा केंद्र सरकार? नहीं सर, देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसमें केंद्र सरकार का रोल बहुत बाद में आएगा। अभी तो देखिए डे टू डे काम होना बाकी है। प्रॉब्लम शुरू हो गई होंगी इमीडिएटली, क्योंकि 50 फाइलें हर डिपार्टमेंट की रोज साइन होनी होती हैं। ये तो किस्मत अच्छी है कि छुट्टी आ गई होली की, तो ये 3-4 दिन अभी प्रेशर समझ में नहीं आया। कल से जब ब्यूरोक्रेसी ढंग से काम शुरू करेगी, तब पता लगेगा कि कितनी समस्याएं हैं। और इसी हफ्ते मुझे लगता है एलजी साहब चिट्ठी भेज देंगे भारत सरकार को कि देखिए यहां पे देखिए, आप इस कॉन्स्टिट्यूशन को समझिए सर। चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय द गवर्नर। क्योंकि वो क्यों अपॉइंट होता है? वो इसलिए होता है कि जो विधानसभा में जो सत्तारूढ़ दल होता है, या जिसकी सबसे ज्यादा मेजॉरिटी होती है दल की या गुट की, आइदर वे, वो अपना नेता चुनते हैं और अपने नेता को उसको गवर्नर को बताते हैं कि साहब ये आदमी है जो मुख्यमंत्री बनेगा। जनता मुख्यमंत्री नहीं चुनती है। ये केजरीवाल को गलत फहमी है कि मुझे जनता ने चुना है। नहीं, आपको नहीं चुना है। आम आदमी पार्टी के एमएलए को चुना है, उन्होंने आपको चुना है। ये बहुत बड़ा फर्क है। और एलजी साहब आम आदमी पार्टी के एमएलए को बोलेंगे भैया तुम्हारा जो नेता था वो तो चला गया जेल, अब दूसरा आदमी ढूंढो। और अगर वो आनाकानी करेंगे तब प्रेसिडेंट रूल लगेगा कि हम नहीं दे सकते, हम ये नहीं कर सकते, वो जो भी बहानेबाजी होगी। तो फिर राष्ट्रपति को एक उदाहरण लेना पड़ेगा कि इसका क्या करें। बगैर सीएम के तो सरकार चल नहीं सकती, क्योंकि हर इंपॉर्टेंट कागज पे सीएम के सिग्नेचर जरूरी हैं। ये कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। अब आप कहेंगे कि साइन तो कोई भी कर सकता है। कोई भी कर सकता है। साइन करना तो एक अंगूठा छाप भी हो सकता है। मुख्यमंत्री होने के लिए आपको आईआईटी होना जरूरी नहीं है। ये चौथी पास राजा की बात कर रहे थे यार। चौथी पास राजा अगर देश का पीएम हो सकता है, तो एक चौथा फेल राजा भी सीएम बन सकता है। कोई बहुत बड़ी बात नहीं। तो कहने का मतलब ये है सर कि एक आदमी चाहिए जो उस कुर्सी पे बैठे, क्योंकि वो फॉर्मेलिटी है, वहां साइन होने हैं कुछ कागजों में। और वो कागज रोज जेल में नहीं जा सकते। कॉन्फिडेंशियल पेपर आप जेल में कैसे भेज दोगे रोज? तो ये आसान नहीं है। आम आदमी पार्टी के नेताओं को बुला के मुझे लगता है एलजी साहब बोलेंगे कि भैया तुम अपना आदमी ढूंढो, क्योंकि जो आदमी तुमने सीएम बनाया था, जब तक वो जेल से बरी नहीं हो जाता तब तक तुम किसी और को बैठाओ। ये राम राज्य की बात कर रहे थे ना कि हम राम राज्य लेके आएंगे, तो केजरीवाल के खड़ाऊ ला के रख लो और उसके बाजू में एक और मुख्यमंत्री बैठा दो। वो खड़ाऊ देख देख के साइन करता रहेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि फाइलें जेल जाएं और जेल से सरकार चले। ऐसा लॉजिकल नहीं है। आपको क्या लगता है सर कि सुप्रीम कोर्ट इस तरह की आजादी देगा कि देश में मजाक बन जाए पूरी दुनिया में कि साहब हिंदुस्तान का जो मुख्यमंत्री है वो जेल से काम कर रहा है? और किस आधार पे? या आप तो एक बड़ा अच्छा प्रेसिडेंस बना देंगे, फिर तो सारे चोर पहुंच जाएंगे जेल, कि आराम से रहेंगे और सारी सुविधाएं मिली रही हैं। फिर जेल क्या है? फिर तो बिल्कुल और मजा आ गया। फिर तो मुझे नहीं लगता इसके पीछे लॉजिक। चलिए एक विषय पर और बात कर लेते हैं। खालिस्तानी पन्नू ने दावा किया है कि 2014 से 2022 तक 133 करोड़ रुपया हमने अरविंद केजरीवाल की पार्टी को दिया है।
तो खालिस्तानियों के साथ भी रिश्ता रहा है और मुझे लगता है कि चाहे वो 13 महीने का आंदोलन रहा हो दिल्ली में, चाहे अभी ये शंभू बॉर्डर और जो दूसरे बॉर्डर थे, उन पर जो तमाशा शुरू कराया गया था लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, या कहें कि अपनी गिरफ्तारी से ठीक पहले, तो इसमें भी बहुत बड़ी संख्या में खालिस्तानी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे थे। पन्नू की अपेक्षाएं तो अरविंद केजरीवाल से बहुत ज्यादा थी। 93 के एक ब्लास्ट में जिसमें मनजिंदर सिंह बिट्टा घायल हुए थे, उसके जो आरोपी हैं, पिछले 24 साल से जेल में हैं, भुल्लर, उसको रिहा करने का वादा किया था इन्होंने अमेरिका की यात्रा पर उनसे। तो और सत्येंद्र जैन को, वो जो एक बोर्ड बनता है इस तरह के अपराधियों की कैद को लेकर के, रिहाई को लेकर के, उसका चेयरमैन बनाया था। लेकिन सत्येंद्र जैन तो शायद छठी बैठक या 7वीं बैठक के बाद जेल चले गए और वो बैठकें भी अब आगे नहीं बढ़ पा रही हैं। तो ये मुझे लगता है कि उधर से भी जूते पड़ने की नौबत आई गई है और एक्सपोज चूंकि हो गए हैं कि खालिस्तानियों से भी 133 करोड़ लिया है, तो मुझे लगता है कि इसमें एनआईए भी इन्वॉल्व हो सकता है, यानी मुश्किलें इनकी काफी बढ़ने वाली हैं। बिल्कुल सर। देखिए, जिसने दिया है वो क्लेम कर रहा है। इंपॉर्टेंट चीज तो ये है ना सर, जिसने दिया है वो क्लेम कर रहा है कि मैंने पैसे दिए हैं, जिसने लिया है वो चुप है। एक बार भी स्टेटमेंट नहीं आया आम आदमी पार्टी का कि ये जो पन्नू है झूठ बोल रहा है। इसका मतलब ये है कि इस सीरियस मुद्दे पे अगर आप खामोश हैं तो इसका मतलब बहुत सिंपल है सर, कि आपने जो पन्नू ने बोला है आपने उसको कबूल कर लिया है, आपने उस बात को मान लिया है। तो ये बात तो बहुत क्लियर हो गई। अब रही बात कि एनआईए का रोल है या नहीं है, बिल्कुल है। क्योंकि देखिए, जब आप चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पे शपथ लेते हैं तो उसमें आप एक एज ए एमएलए, या जब भी आप किसी भी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे होते हैं, इवन एज ए एमएलए, इवन एज मिनिस्टर, आप उसमें शपथ ये लेते हैं कि मैं भारत की संप्रभुता और संविधान की रक्षा करूंगा। ये आपकी ओथ होती है। नहीं तो ओथ क्यों दिलाई जाती? फिर तो किसी भी आतंकवादी को आप मंत्री बना दो। इसीलिए अब अगर इन्होंने देश को तोड़ने वाले आतंकवादी संगठन से पैसे लिए हैं और ओथ लेके ये कहा है कि साहब मैं पूरी तरह से देश की सुरक्षा के लिए काम करूंगा, और आतंकवादियों के साथ ये मिले हुए पाए गए और फंडिंग ली गई। अब ये बात तो सही है कि $16 मिलियन जो इन्होंने दिए होंगे, पन्नू ने कोई कुरियर से तो भेजे नहीं हो। ये तो बहुत सीधी सी बात है। तो जो टेररिस्ट फंडिंग के लिए जिस तरह से एनआईए काम करती है, तो अगर आम आदमी पार्टी के अकाउंट में वो पैसे, अब सवाल ये है कि $16 मिलियन गए किधर? आम आदमी पार्टी को मिले या केजरीवाल के पर्सनल अकाउंट में गए? अब ये मुद्दा भी इंपॉर्टेंट होगा। अगर आम आदमी पार्टी के अकाउंट में गए तो आतंकवादी संगठनों से आम आदमी ने हाथ मिलाया, पैसे लिए, तो ये तो पार्टी अपने आप में कटघरे में पहुंच गई। जी जी। अब ये पता लगाना पड़ेगा कि सर कितना आया, कहां आया। दूसरा, अगर वो पैसा नहीं पहुंचा तो इसका मतलब वो केजरीवाल के अपने अकाउंट में गया, चाहे वो अकाउंट हिंदुस्तान में हो या हिंदुस्तान के बाहर हो। क्योंकि अब तो एनआईए का केस बहुत क्लियर हो गया है। इसका मतलब यह है कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर ने आतंकवादियों से पैसा लिया। तो इसका मतलब जो हिंदुस्तान की बॉलीवुड मूवीज में हम स्टोरी देखा करते थे, तो वही हो गई कि एक करप्ट राजनेता आतंकवादियों के और माफियाओं के साथ मिलके जनता को और देश को लूट रहा है और अराजकता फैलवा रहा है। हिंदुस्तान की बॉलीवुड मूवीज क्या दिखाती रही है? यही तो दिखाती रही है, नेताओं में और आतंकवादियों में साठगांठ। तो क्या केजरीवाल साहब वो जो बॉलीवुड स्क्रिप्ट है उस पर काम कर रहे थे? स्थितियां गंभीर है सर, क्योंकि जो आरोपी है वो तो खुल के बोल रहा है और रिकॉर्डेड वीडियो है। ऐसा भी नहीं है कि वो घबरा रहा है। मुझे लगता है कि वो 2 बार और रिपीट कर देगा इस बात को, और हो सकता है कि
मैं तो पन्नू से ये कहूंगा कि भैया जरा 2-4 एविडेंस भी दे दो कि कब और कहां किस रूप में पैसे दिए, हवाला के थ्रू भेजे, बैंक के थ्रू भेजे, किसके अकाउंट में भेजे, थोड़ी ये जानकारी भी दे दो, ताकि हमें आपकी बात की क्रेडिबिलिटी समझ में आ जाए, क्योंकि केजरीवाल की क्रेडिबिलिटी तो डाउन हो रही है, शायद पन्नू की बेटर हो जाए। तो ये कई चीजें भी सामने निकलेंगी सर। अच्छा, इन्होंने पन्नू को ही नहीं ठगा, इन्होंने तो महाठग को भी तो ठगा है, सुकेश को। तो ये क्या नाम देंगे इनको आप? मतलब खालिस्तानियों को, आतंकवादियों को ये ठग रहे हैं, महाठग को ये ठग रहे हैं, तो कोई नया नाम का इजाद तो करना पड़ेगा विजय जी। सर ये गुरु है ना इन सबके, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर है, अब क्या बोले इनको। सही बात आपने कही कि कोई और हर हर लाइन में कोई ना कोई तो एक गुरु होता है ना सर, जो बाकियों को बताता है कि क्या होना है। तो ये अपनी लाइन के महाज्ञाता महागुरु बनेंगे और इनको भी समाज एक बहुत अच्छी उपाधि देगा। अब हर लेवल में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता ही है, तो हो सकता है ये ठगों के सरताज कहलाएं, किसी और नाम से पुकारे जाएं, ठगों के बादशाह कहलाएं, क्या कहलाएंगे वो तो जनता डिसाइड करेगी सर, ये तो पब्लिक ओपिनियन। एक बहुत पुराना गाना याद आ रहा है, जैसे कर्म करेगा वैसा फल देगा, फल भोगेगा इंसान। तो जो आप करेंगे उसका फल तो आपको भुगतना पड़ेगा, और वही मुझे मैंने लगता मैंने है। इसमें जी जी। मैंने मैंने इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया है। जी। जो जैसा कर्म करेगा वैसी सजा देगा संविधान। सही है। सबकी नजरें आने वाले कुछ दिनों के घटनाक्रम पर रहने वाली हैं, जब 28 के बाद इनकी अगली नियति तय होगी। उसके बाद देश की, बल्कि कहें कि दिल्ली की, और दिल्ली के साथ साथ पंजाब की भी, जो आम आदमी पार्टी की राजनीति है वो क्या करवट बदलेगी। और अरविंद केजरीवाल के बारे में तो मैं कह सकता हूं गारंटी के साथ कि इनकी राजनीति तो शुरू होने से पहले ही खत्म होने जा रही है, और इनका राजनीतिक कैरियर और जो इनके लंबे चौड़े सपने थे, डींगे मारते थे, डींगे मारते हुए बहुत कुछ ऐसी बातें कह जाते थे जो लोगों को गुस्सा दिला जाती थी, मुझे लगता है कि बहुत लंबे समय के लिए अंदर जा रहे हैं। और शायद सक्रिय राजनीति में, शायद शब्द का इस्तेमाल लगा रहा हूं क्योंकि राजनीति है, पर शायद अब सक्रिय राजनीति में इनके दर्शन अगर होंगे तो 10 साल, 12-15 साल बाद देश की आने वाली पीढ़ी को होंगे। ऐसे कर्म करके ये जेल गए हैं। विजय जी, बहुत बहुत धन्यवाद इतना समय निकालने के लिए और महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा करने के लिए। नमस्कार। नमस्कार सर, वंदे मातरम। वंदे मातरम।